हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ रहे थे और हमने ये देखा था कि जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, ठीक है, एक वैद्युत चुंबकीय युक्ति है। और यहाँ पे जो है इसके माध्यम से हम किसी भी सर्किट में करंट और वोल्टेज को डिटेक्ट करते हैं। हमने ये जाना था कि जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है इसमें आपका स्केल होता है, स्प्रिंग लगे होते हैं, मैग्नेट रहता है, एक कोर रहती है जिसके चारों तरफ जो है तार लपेटी हुई होती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था कि ये सारी चीजें यहाँ पे मौजूद होती है। हमने इसका सिंबल भी देख लिया था। अब हम बात करते हैं कि जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। बेसिकली यहाँ पे जो है हमने जो है जो आपका पिछला टॉपिक था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप किसी कॉइल को, किसी कुंडली को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उस कॉइल से धारा प्रवाहित करते हैं तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है, ठीक है, या उस पर जो है बेसिकली एक टॉर्क उत्पन्न होता है, ठीक है। तो हमने इसे डिटेल में समझ लिया था कि किस तरीके से जो आपकी रेक्टेंगुलर यानी आयताकार जो कुंडली होती है उससे धारा प्रवाहित की जाती है और उसे जब चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा जाता है तो किस तरीके से उस पर टॉर्क लगता है। तो इसी प्रिंसिपल पर जो है आपका गैल्वेनोमीटर भी कार्य करता है। तो गैल्वेनोमीटर में जैसे कि हमने पढ़ा है कि एक कुंडली होती है जो कि आपके जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसके चारों तरफ लपेटी होती है और उसे कहाँ पे रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। अब जब आप गैल्वेनोमीटर को क्या करते हैं, करंट जो है उससे पास कराते हैं या किसी सर्किट से उस पे उसे जोड़ते हैं तो उसकी जो कॉइल होती है उससे धारा प्रवाहित होती है और मैग्नेटिक फील्ड और धारा के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो है आपको टॉर्क दिखाई देता है। टॉर्क जो है आपका जो है कॉइल अनुभव करता है जिस कारण क्या होता है, सुई या जो आपकी निडल है गैल्वेनोमीटर की वो रोटेट करती है और आपको रीडिंग प्राप्त होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये किसके ऊपर डिपेंड जो है आपका डिपेंड करता है। जब भी आप किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है, कॉइल रोटेट करती है। तो इसी के ऊपर आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कार्य करता है। तो प्रिंसिपल क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, टॉर्क एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, यानी ऐसी कॉइल, ऐसी कुंडली जिससे धारा प्रवाहित कर हो रही है और जिसे हमने सस्पेंड किया है यानी रखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो वो क्या करती है, वो एक टॉर्क का अनुभव करती है, ठीक है। वो किसका अनुभव करती है, टॉर्क का अनुभव करती है। ड्यू टू दिस द कॉइल रोटेट, इस कारण क्या होता है, जो कुंडली होती है वो रोटेट हो जाती है यानी घूमती है। Hence, the deflection in the coil of a moving coil galvanometer is directly proportional to the current flowing through the coil. तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं, तो यहाँ से आपको एक बात समझनी है कि जो डिफ्लेक्शन होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, ये जो है किसके ऊपर निर्भर करता है, धारा के ऊपर निर्भर करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि जो ये प्रिंसिपल है, ये बेस है कि जब भी किसी कॉइल को से धारा प्रवाहित की जाती है, उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो वो क्या करता है, वो रोटेट करता है, उस पर टॉर्क आता है। टॉर्क एक समान चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित धारावाहक कुंडली पर कार्य करता है, इससे कुंडली घूमती है, इसलिए गैल्वेनोमीटर की कुंडली में विक्षेपण कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो ये क्या है आपका यहाँ पे सिद्धांत है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, इसे आप नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन की। यहाँ पे हम सर्कुलर मैग्नेट लेते हैं, ठीक,
नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल। इसके बीच में हम एक कोर रख देते हैं, सॉफ्ट आयरन की कोर लेंगे, साथ साथ बनाते रहेंगे इसे। ठीक है, आप क्या करेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर लेंगे और इस पे जो है आप तार लपेटेंगे। इसको आप स्प्रिंग से जोड़ेंगे, स्प्रिंग से आपके एक निडल जुड़ी हो और यहाँ पे आपका स्केल हो। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे आपके दो इस तरीके से तारे होंगी, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2, जो कि आप किससे जोड़ेंगे, तार। ठीक, तो ये आपका इसका कंस्ट्रक्शन है। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पे सर्कुलर मैग्नेट का यहाँ पे यूज क्यों किया। अगर हम सर्कुलर मैग्नेट के बारे में बात करें, यहाँ पे क्या होता है आपका, जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो रेडियली होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस जो है मैग्नेट को लेते हैं क्योंकि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो रेडियली होता है। अब यहाँ पे जब आपने जो है मान लीजिए यहाँ पे सॉफ्ट आयरन को रखी है, ठीक, और इसको अगर हम ऊपर से देखें तो ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी और इसमें क्या है आपके इस तरीके से मान लीजिए कॉइल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपकी सॉफ्ट आयरन कोर है, यानी इस पे जो आपकी कॉइल लगी है उसमें जो करंट है यानी आई है, आई इससे प्रवाहित होगी और बी जो है दोनों की दिशा क्या है आपकी, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना, यानी इन दोनों के बीच में जो थीटा का एंगल है वो 90 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है। बी और आई के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी कारण हमने क्यों लिया, इसी कारण हमने क्या किया है, यहाँ पे सर्कुलर मैग्नेट लिए हैं, क्योंकि अगर हम इसके बीच में जो है सॉफ्ट आयरन की कोर रखेंगे तो इसकी जो वायर है वो बी के साथ यानी चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका कंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं दो सर्कुलर मैग्नेट लिए हैं, उसके बीच में आयरन कोर है जिसमें कॉइल लपेटी गई है, उसे स्प्रिंग से जोड़ा गया है, स्प्रिंग के साथ जो है आपकी सुई लगाई गई है और ऊपर स्केल है और नीचे आपके टर्मिनल है जहाँ पे आप सर्किट को जोड़ेंगे। ठीक, अब जैसे कि आप जानते हैं जब आप इसे किसी सर्किट से जोड़ेंगे, किसी परिपथ से जोड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इससे धारा प्रवाहित होगी। जब इससे धारा प्रवाहित होगी तो वो कॉइल में भी प्रवाहित होगी और साथ ही साथ यहाँ पे चुंबक भी है तो चुंबकीय क्षेत्र भी लग रहा है, करंट कॉइल से फ्लो हो रहा है और चुंबकीय क्षेत्र भी लग रहा है। और हमने ये पढ़ा है कि जब भी हम किसी जो है आयताकार कुंडली या कोई भी कुंडली है जिससे धारा प्रवाहित हो रही है उसे अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, ये हमने पिछले लेक्चर में निकाला। तो हमारे पास यहाँ पे जो टॉर्क आएगा, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेकर यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है उसे हम डिराइव करेंगे, जो यहाँ पे रिलेशन है उन्हें हम, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंस्ट्रक्शन कैसा है, नोट करेंगे इसे। तो हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल of a large number of turns of
thinly insulated copper wire wound over a light metallic frame. क्या कहा गया है? कहा ये गया है कि जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है इसमें रेक्टेंगुलर कॉइल यानी आयताकार कुंडली होती है जिसमें काफी सारे टर्न्स होते हैं और ये पतली और इंसुलेटेड होती है और ये धातु की जो फ्रेम है उस पे लिपटी होती है। The coil is suspended between the pole piece of a horseshoe magnet by a fine phosphorus bronze strip from a movable torsional head. अब क्या कहा गया है कि जो ये कॉइल है ये दो हॉर्सशू मैग्नेट जो हैं उनके बीच रखी होती है, ठीक है। तो हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में ये रखी होती है और यहाँ पे क्या होता है, आपके पास एक मूवेबल टॉर्शनल हेड भी यहाँ पे होता है। द लोअर एंड ऑफ द कॉइल is connected to a hair spring of phosphor bronze having only a few turns. The other end of the spring is connected to a binding screw. क्या कहा गया है, जो आपके पास ये जो आपका कुंडली जिससे जुड़ी है वो उसके साथ आपके पास एक स्प्रिंग जुड़ी होती है और ये जो स्प्रिंग होती है इसका एक एंड तो कॉइल से जुड़ा होता है, दूसरा एक स्क्रू या फिर एक निडल से या सुई से जुड़ा होता है। A soft iron cylinder is placed symmetrically inside the coil. अगर कॉइल की बात की जाए, जैसे हमने अभी देखा, कॉइल की बात की जाए तो कॉइल किस पे लगाया गया है, एक सॉफ्ट आयरन की कोर पर जो कि सिलेंडर की फॉर्म में है, जो बेलनाकार है। The hemispherical magnetic pole produces radial magnetic field in which the plane of coil is parallel to the electric field, magnetic field in all position. अब क्या कहा गया है कि यहाँ पे हम जो हेमिस्फेरिकल मैग्नेटिक पोल यहाँ पे लेते हैं वो क्या करते हैं, वो जो आपका कॉइल है कॉइल के क्या होता है आपके पैरेलल है। A small plane mirror attached to the suspended wire is used. अब वायर में जो है एक मिरर भी लगा सकते हैं, is used along with the lamp and scale, ठीक है, स्केल के साथ, ताकि हम डिफ्लेक्शन को मेजर कर सकें। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का निर्माण, इसमें एक हल्के धातु के फ्रेम पर पतले इंसुलेटेड तांबे की तार के बेड़ी संख्या में घुमावों से बनी एक आयताकार कुंडली होती है। कुंडली को घोड़े की नाल के चुंबक से ध्रुव टुकड़ों के बीच एक महीन फास्फोरस कांस्य पट्टी द्वारा एक चल मरोड़ वाले सिर से लटकाया जाता है। कुंडली के नीचे सिर फास्फोरस कांस के हेयर स्प्रिंग से जुड़ा होता है जिसमें केवल कुछ मोड़ होते हैं। स्प्रिंग का दूसरा सिरा बाइंडिंग स्क्रू से जुड़ा होता है। एक नरम लोहे का सिलेंडर कुंडली के अंदर समित रूप से रखा जाता है। अर्धगोलाकार चुंबकीय ध्रुव एक रेडियल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जिसमें कुंडली का तल अपनी सभी स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होता है। कुंडली के विक्षेपण को मापने के लिए एक लैंप और स्केल व्यवस्था के साथ निलंबन तार से जुड़ा एक छोटा समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, आप इसे नोट करेंगे। अब हम डेरिवेशन करेंगे। अब आप लिखेंगे जब कुंडली को परिपथ से जोड़ा जाता है तथा वह चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुंडली टॉर्क का
अनुभव करती है। तो जो टॉर्क होगा, टॉर्क का मान होगा टॉ बराबर एन आई बी ए साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो टॉर्क है, टॉर्क का जो एंगल है थीटा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? बी और आई के ऊपर। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? ए क्या है? एरिया। एन क्या है? नंबर ऑफ कॉइल यानी कुंडली की संख्या। ठीक, तो यहाँ पे थीटा एंगल के ऊपर ये निर्भर कर रहा है। तो आप यहाँ पे इस केस में जैसे कि हमने बात करी कि जो आपका इस तरीके से ये मैग्नेट है और इसके बीच में हमने क्या रखा है? कॉइल रखी है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि ये जो कॉइल है यानी करंट और बी के बीच के एंगल कितना निकाला था हमने? क्या समझा था कि 90 डिग्री का है। तो साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र तथा धारा के बीच थीटा जो है वो 90 डिग्री है। तो टॉ की वैल्यू हो जाएगी एन आई बी ए साइन 90, और साइन 90 की बात की जाए तो 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा टॉ बराबर एन आई बी ए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, नोट करिए। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो है इस कॉइल पे क्या लगा? टॉर्क लगा, ये मुड़ा। ठीक, अब जब ये मुड़ेगा तो ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग और ये जो पूरा फॉर्मेट है, इसके कारण इस पे एक रीस्टोरिंग फोर्स भी लगेगा या रीस्टोरिंग टॉर्क भी लगेगा, जिसे हम टी आर लिख लेते हैं। और ये जो डिपेंड करेगा वो करेगा आपका कांस्टेंट के ऊपर और फाई यानी कितना एंगल है, रिफ्लेक्शन जो है उसके ऊपर निर्भर करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो। ठीक है, तो ये आपका रीस्टोरिंग टॉर्क है। तो आप लिखेंगे कुंडली के टॉर्क के कारण ठीक है, क्या होगा? रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा टॉर्क के फाई, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन होगी जब दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इस केस में क्या होगा? जो कुंडली है वो एक जगह रुक जाएगी यानी कॉइल स्टॉप हो जाएगी। जब कुंडली रुक जाएगी तो क्या होगा? टॉ बराबर टॉर हो जाएगा, यानी टॉ क्या है? एन आई बी ए, टॉर है आपका के फाई। ठीक, एन आई बी ए और ये आपका के फाई। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों के बीच का रिलेशन लिखें तो आप लिख सकते हैं फाई बराबर एन आई बी ए अपॉन के। अब यहाँ पे फाई जो है एंगल है, ठीक है, और आई क्या है? करंट है, एन नंबर ऑफ कॉइल, बी चुंबकीय क्षेत्र, ए जो है क्षेत्रफल, और के क्या है? आपका जो है टॉर्शनल कांस्टेंट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एन यानी कुंडली की संख्या सेम है, एरिया भी सेम है। ठीक, बी चुंबकीय क्षेत्र भी सेम होगा क्योंकि आपने जो चुंबक लगाया है उतना ही स्ट्रेंथ होगा, के भी आपका सेम रहेगा, यानी सारे के सारे नियतांक एन बी ए के। तो आप लिखेंगे एज, आप लिखेंगे एन बी ए तथा के नियतांक हैं, तो क्या हो जाएगा? फाई जो है वो आपका प्रोपोर्शन हो जाएगा आई के। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि
जो डिफ्लेक्शन होगा वो करंट के ऊपर निर्भर करेगा, यानी जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, इसी को आप वेरी कर सकते हो, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा यहाँ पे डिफ्लेक्शन आपका शो होगा। तो ये आपका यहाँ पे आंसर जो है यहाँ पे आपने डिराइव कर दिया है, इसे आप नोट करेंगे। यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, करंट सेंसिटिविटी, धारा सुग्रहिता के बारे में। तो बेसिकली करंट सेंसिटिविटी जो है वो आपकी गैल्वेनोमीटर की एक प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर माइन्यूट करंट यानी जो कम करंट है उसे भी वो मेजर कर पाता है। इसी प्रकार से वोल्टेज सेंसिटिविटी भी होता है, जिसे आप वोल्टेज सुग्रहिता कहते हैं, और उसके इससे हमें पता चलता है कि हम वोल्टेज का माइन्यूट वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। करंट सेंसिटिविटी की बात करें तो इसका जो SI यूनिट है वो डिवीजन पर एम्पेयर या रेडियन पर एम्पेयर होता है। ठीक है। धारा सुग्रहिता, करंट सेंसिटिविटी, रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन produced in the galvanometer and current flowing through it is called current sensitivity। ठीक है। अगर हम टेक्निकल फॉर्म में देखें तो करंट सेंसिटिविटी क्या है? गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ है उसका और उससे प्रवाहित होने वाले धारा का जो अनुपात होता है वही करंट सेंसिटिविटी कहलाता है। SI यूनिट ऑफ करंट सेंसिटिविटी इज डिवीजन पर एम्पेयर और रेडियन पर एम्पेयर। अगर हम SI मात्रक की बात करें तो क्या है? डिवीजन पर एम्पेयर और रेडियन पर एम्पेयर है। तो यहाँ पे जैसे कि अभी हमने बात करी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, अभी हमने क्या देखा? फाई का मान देखा कि फाई की वैल्यू क्या होती है? फाई बराबर आपका आया NIBA के। ठीक है, फाई बराबर NIBA के। अब अगर हम क्या करें, करंट को इधर ले आए तो ये हो जाएगा NBA अपॉन के। ठीक है, तो ये क्या है? आपका करंट सेंसिटिविटी है। ठीक, करंट सेंसिटिविटी आपकी ये है, तो आप इसे नोट करेंगे, ये आपका करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी विभव सुग्रहिता क्या है? जो गैल्वेनोमीटर होता है ये हमें इसके माध्यम से हम जो माइन्यूट वोल्टेज है उसे भी हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, या हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है? डिफ्लेक्शन अपॉन वोल्टेज, यानी दो जो आपका सर्किट है उसके बीच में जो वोल्टेज है और जो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर ने प्रोड्यूस किया है, उन दोनों का रेशियो ही वोल्टेज सेंसिटिविटी कहलाता है। Voltage sensitivity of a galvanometer is defined as deflection produced in galvanometer when a unit voltage is applied across the two terminal of the galvanometer। क्या कहा गया है कि जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है, विभव सुग्रहिता है, उसे हम परिभाषित कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर के जो डिफ्लेक्शन है प्रोड्यूस उसने किया है वो और वोल्टेज के अनुपात। ठीक, और इसका जो फॉर्मूला होता है जैसे अभी हमने पढ़ा, फाई बराबर NIBA अपॉन के, तो यहाँ पे फाई अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, बराबर NIBA अपॉन के। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे V आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या जानते हैं, फिर से लिखते हैं, फाई के फाई बराबर NIBA। ठीक, अब फाई की वैल्यू क्या जाएगी? NIBA अपॉन के। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी है, V से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा NIBA अपॉन के V। अब V की बात की जाए, V बराबर होता है आपका IR ओम के नियम से, तो फाई अपॉन V बराबर NIBA अपॉन KIR। आई से आई कैंसिल, तो फाई अपॉन बी बराबर हो जाएगा NBA अपॉन KR। तो ये आपका क्या हो गया? वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया। नोट करें।
तो बच्चों आज हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के कॉन्सेप्ट को जाना। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसको आपको रिवाइज करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।